हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे विथ मोशनल ईएमएफ। एकदम धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, आपको जस्ट रिलैक्स होके समझते रहना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बहुत सारा क्रॉस दिया हुआ है। सो ये क्रॉस ये समझा रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और अंदर की ओर है, नॉर्मली इनवर्ड। क्रॉस ये समझा रहा है कि दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मली इनवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर लूप PQRS। बट स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर लूप का जो ये साइड है PQ, दिस कंडक्टर इज मूवेबल। दिस कंडक्टर इज मूवेबल। इसको हम लोग मूव करवा सकते हैं लाइक दिस। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्वियसली इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज देयर थ्रू द लूप। ठीक है। इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप इस कंडक्टर को ऐसे लाते हो, यहां पे लाके रख दिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो कम पास होगा क्योंकि आपने एरिया कम कर दिया, लूप का एरिया कम कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? वेरी इजी। अभी जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है या अभी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके अंदर से, इसको अगर आप लेफ्ट की ओर मूव करवाते रहोगे, इस एंड को अगर आप PQ रॉड, इसको रॉड बोल देते हैं, कंडक्टिंग रॉड बोल देते हैं, इसको अगर आप लेफ्ट की ओर मूव करवाओगे तो ये तो एरिया कमता रहेगा, यानी कि इसके अंदर से कम फ्लक्स पास होगा। अभी यहां पे जितना फ्लक्स पास हो रहा है, यहां पे कम और कम और कम और कम। एंड वी नो दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम फैराडेज लॉ कि अगर फ्लक्स चेंज होता है तो क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो वही ईएमएफ हम लोग निकालेंगे जिसको हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट्स आप एक कंडक्टर को मोशन में ला रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सो वेरी इजी। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सो स्टूडेंट्स, अभी मान लेते हैं टाइम है T। क्या है टाइम? T। ठीक है। सो ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए। सो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर लूप, आप लोग लिख सकते हो ऐसा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर लूप एट टाइम T क्या होगा? BA cos ऑफ 0 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड है B, इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया फिलहाल ले लेते हैं A, और थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस ऑफ थीटा जो है, थीटा जो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल के बीच में एरिया, लूप का नॉर्मल। तो इस लूप का नॉर्मल किस ओर है? इस ओर, और मैग्नेटिक फील्ड किस ओर है? इसी ओर। इस लूप का प्लेन का नॉर्मल किस ओर है? इस ओर, और मैग्नेटिक फील्ड किस ओर है? इस ओर। तो एंगल कितना है? 0। ठीक है, ध्यान दीजिए। सो इम्प्लाइज इट इज इक्वल्स टू B। एरिया के जगह पे क्या लिखोगे? एरिया ऑफ द लूप क्या है स्टूडेंट्स? अभी इट्स L मल्टीप्लाइड बाई X, L मल्टीप्लाइड बाई X। तो एरिया के जगह पे आप लिख लो LX। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? उसके बाद आप लिखोगे इफ वी मूव द कंडक्टर PQ टुवर्ड्स लेफ्ट with constant velocity V, if we move the conductor PQ towards left with constant velocity V, then area of the rectangular loop decreases.
then area of the rectangular loop decreases, hence magnetic flux through the loop decreases. Magnetic flux through the loop decreases. और अगर magnetic flux change हो गया तो induced EMF आएगा, तो वही induced EMF हम लोग निकालेंगे, वही induced EMF अभी हम लोग निकालेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। तो ध्यान दीजिए। सो मान लेते हैं स्टूडेंट्स, एट टाइम t प्लस dt, एट टाइम t प्लस dt, ये कौन सा टाइम है स्टूडेंट्स? एट टाइम t प्लस dt। ठीक है, तो यहां से लूप, यहां से लूप नहीं सॉरी, यहां से कंडक्टर यहां पे आ गया एट टाइम t प्लस dt, मतलब यहां से यहां तक कितना टाइम स्टूडेंट्स? dt। t से t प्लस dt टाइम कितना है? dt। और मान लेते हैं कवर किया डिस्टेंस dx। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो एट टाइम t कंडक्टर यहां पे था, और एट टाइम t प्लस dt, क्योंकि आप कंडक्टर को मूव करवा रहे हो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो ऑब्वियसली कंडक्टर का पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो कंडक्टर यहां पे आ गया एट टाइम t प्लस dt। सो t से t प्लस dt ड्यूरेशन कितना है? dt। सो dt टाइम में कितना कवर किया? dx। dt टाइम में कितना कवर किया? dx। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो आपको स्टूडेंट्स क्लियरली दिख रहा होगा कि जैसे जैसे ये इधर आता रहेगा, एरिया छोटा होता रहेगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप छोटा होता रहेगा, तो कम फिल लाइंस अंदर से जा पाएगा, यानी कि फ्लक्स कम हो रहा है। आया ना समझ में स्टूडेंट्स? आया? सो ध्यान से सुनना है अभी। फ्रॉम फैराडेज लॉ, फ्रॉम फैराडेज लॉ, magnitude of induced EMF is equals to rate of change of magnetic flux through the loop. Magnitude of induced EMF is equals to rate of change of flux, magnetic flux through the loop. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आ रहा है? Implies rate of change of flux की जगह पे आप क्या बिठाओगे? BLX। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नेक्स्ट, दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो बी तो कांस्टेंट हुआ, सो बी बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, इस रॉड के लेफ्ट आने से या राइट जाने से क्या ये एल लेंथ में कोई चेंजेस आएगा? नो। या एल लेंथ मतलब क्या? इस रॉड का भी लेंथ एल ही है, अगर ये साइड एल है तो इस रॉड का भी लेंथ एल है, तो रॉड का लेंथ में कोई चेंजेस आ रहा है स्टूडेंट्स? नो। तो एल भी बाहर आ जाएगा, सो इट्स dx बाय dt। समझ में आया स्टूडेंट्स? एंड व्हाट इज dx बाय dt? आराम से आप बोल सकते हो कि अगर इस रॉड ने, इस कंडक्टिंग रॉड ने dx कवर किया, dx डिस्टेंस कवर किया, dx पोजीशन शिफ्ट किया इन टाइम dt, then what is dx by dt? It is rate of change of position. How fast this rod is changing its position? कितना जल्दी ये रॉड अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, which is nothing but velocity. ये सब तो आप लोगों को आता है स्टूडेंट्स। सो इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया, इट्स BLV। तो उसको आप ऐसे याद रखोगे, इफ अ कंडक्टिंग रॉड जिसका लेंथ है L, प्लीज ध्यान से सुनना, इफ ए कंडक्टिंग रॉड जिसका लेंथ है L is moving with velocity v vector, is moving with velocity v vector in a region of uniform magnetic field, in a region of uniform magnetic field perpendicular to the velocity. Velocity इस और है, magnetic field इस और है. Then induced EMF across the conductor
then the induced EMF across the conducting rod is BLV. आया समझ में स्टूडेंट्स? आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने देखा है कि जैसे ये रॉड लेफ्ट की ओर मूव करवाना शुरू करते हैं, जैसे इस रॉड को लेफ्ट की ओर मूव करवाना शुरू करते हैं, इसमें आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर क्लोज्ड कॉइल, तो इसमें इंड्यूस करंट भी आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालेंगे बाय यूजिंग लेंज लॉ, और आप भी निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि लेंज लॉ आप पढ़ चुके हो। तो निकालते स्टूडेंट्स डायरेक्शन। तो जैसे इस रॉड को आप लेफ्ट की ओर लेके आते हो, ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप कम होता जाएगा। जैसे इस रॉड को आप PQ रॉड को लेफ्ट की ओर लेके आते हो, आप देख सकते हो एरिया कम हो रहा है। तो एरिया अगर कम हो रहा है तो कम एरिया से फ्लक्स भी कम हो जाएगा, कम एरिया से फ्लक्स भी कम जा रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? यहां से देखिए एरिया कितना बड़ा है तो कितना ज्यादा फ्लक्स जा रहा है। एरिया छोटा होता रहेगा, जैसे अब रॉड को लेफ्ट की ओर लेके आते रहोगे, एरिया छोटा होता रहेगा, तो कम एरिया से कम फ्लक्स जाएगा। तो फ्लक्स अगर कम हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट वैसे आएगा कि फ्लक्स को बढ़ाने का कोशिश करेगा। और बढ़ाने का कोशिश करेगा मतलब क्या? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तब ना बढ़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस ओर है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है क्योंकि आप रॉड को लेफ्ट की ओर ला रहे हो। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ड्यू टू इंड्यूस करंट, वो सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा, जिससे कि बढ़ाए। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है ना, कमने से बढ़ाने का कोशिश करता है और बढ़ने से कमाने का कोशिश करता है। यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने का कोशिश करेगा। यानी कि इंड्यूस करंट का जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस ओर ही होना पड़ेगा, तभी जाके बढ़ेगा। और इस ओर कब होगा? जब करंट ऐसे घूमेगा। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस करंट, जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े, क्योंकि कम होगा, क्योंकि कम होता रहेगा। और उसके लिए करंट को इस ओर घूमना पड़ेगा। तो इस ओर मतलब क्या? ऐसे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट, करंट। आया समझ में स्टूडेंट्स? आया? इस ओर फ्लक्स कम हो रहा है तो बढ़ाना है, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किस ओर होना पड़ेगा? इसी ओर होना पड़ेगा। और इस ओर अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इंड्यूस करंट किस ओर होना पड़ेगा? इस ओर। जिस ओर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उस ओर, जिस ओर आपको इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस ओर आप थंब रख दीजिए। उसके बाद फिंगर जिस ओर घूमेगा आपका राइट हैंड का, वही है डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस दिस कंडक्टर PQ निकालेंगे, लेकिन इस बार हम लोग यूज करेंगे लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट। लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ लॉरेंज फोर्स क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स इन द चैप्टर नंबर 4, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। वहां पे मैंने पढ़ाया था कि एक चार्ज अगर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, एक चार्ज अगर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ठीक है, जिसका एक्सप्रेशन क्या था आपको देखने से याद आ जाएगा, या आपको ऑलरेडी याद होगा। दिस F वेक्टर इक्वल्स टू Q वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, टॉपिक पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड, दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड, तो इसके अंदर ऑब्वियसली चार्ज है, इसके अंदर ऑब्वियसली चार्ज है। तो स्टूडेंट्स इस कंडक्टिंग रॉड को अगर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाया जाता है, यहां पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
इस ओर, क्रॉस समझाता है इनवर्ड। तो इस कंडक्टिंग रॉड को अगर लेफ्ट की ओर मूव करवाया जाता है विद वेलोसिटी v, विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर जो चार्ज है वो भी मूव कर रहा है रॉड के साथ साथ विद वेलोसिटी v एंड इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैंने अभी अभी आपको बोला कि एक चार्ज अगर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यस, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। सो फोर्स, लॉरेंज फोर्स, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, बहुत इजी। लॉरेंज फोर्स ऑन एनी चार्ज Q, Lorentz force on any arbitrary charge Q in the conductor PQ, in the conductor PQ moving with velocity v vector in external magnetic field, external magnetic field B वेक्टर। ठीक है, तो इस कंडक्टिंग रॉड को अगर ऐसे लाएंगे विद वेलोसिटी v, इस कंडक्टिंग रॉड को अगर ऐसे लाएंगे विद वेलोसिटी v, तो इसके अंदर का चार्ज जो होगा वो कहीं पे भी हो, वो भी इस ओर जा रहा है। ठीक है, वो भी इस ओर जा रहा है विद वेलोसिटी v, और यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा स्टूडेंट्स? F वेक्टर इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। ठीक है, ठीक है, implies F इक्वल्स टू Q V V, साइन ऑफ कितना डिग्री होगा देख लेते हैं। वेलोसिटी इस ओर, वेलोसिटी इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, टेंशन नहीं लेना स्टूडेंट्स। V क्रॉस B है ना, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन क्या होगा? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो वेलोसिटी इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर। ठीक है, वेलोसिटी इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर। ठीक है, तो एंगल कितना है? 90। वेलोसिटी इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, एंगल कितना है? 90। ठीक है, सो इम्प्लाइज F इक्वल्स टू Q V V। डायरेक्शन देख लेते हैं, फोर्स का डायरेक्शन किस ओर है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी क्रॉस B की ओर, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की ओर। समझ में आया? फोर्स का डायरेक्शन किस ओर है? वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की ओर। सो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी है इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड है इस ओर। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना आप लोगों को आता है। फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर राइट हैंड का फिंगर्स को घुमाना है, तब जो थंब होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्रॉस B, विच इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो वेलोसिटी इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर। सिंपल, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरा थंब किस ओर है? नीचे की ओर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, समझ में आया? सो आप लिख सकते हो डाउनवर्ड। फोर्स का डायरेक्शन किस ओर है? डाउनवर्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस रॉड के अंदर कहीं पे भी चार्ज हो, कहीं पे भी चार्ज हो, जैसे ही रॉड इस ओर आ रहा है विद वेलोसिटी v, वो चार्ज भी इस ओर आ रहा है विद वेलोसिटी v, और वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QVV किस ओर? नीचे की ओर। समझ में आया? आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट ध्यान दीजिए। नाउ वर्क डन इन मूविंग charge Q. Now work done in moving charge Q from
P2Q। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो मान लेते हैं Q चार्ज जो है वो यहां पे है और P से Q लेके जाना है, P से Q लेके जाना है। तो स्टूडेंट्स P से Q डिस्प्लेसमेंट क्या है? L। अगर ये L है तो ऑब्वियसली ये भी L है, तो P से Q डिस्प्लेसमेंट क्या है? L। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नाउ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम P टू Q। P से Q लेके जाते वक्त कौन सा चार्ज को लेके जाना है? Q। Q चार्ज को P से Q लेके जाते वक्त कितना वर्क करना पड़ेगा? P से Q लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। वी नो दैट अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो इट इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? आया। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इसको ठीक ठाक करते हैं। सो इम्प्लाइज वर्क डन क्या होगा? F के जगह पे F बिठाइए, QVB हो गया QVBL। F के जगह पे F बिठाया। नेक्स्ट ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर Q चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाने में वर्क करना पड़ा W, अगर Q चार्ज को P से Q लेके जाने में वर्क करना पड़ा W, तो यूनिट चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? प्लीज देखिए, यहां पे खत्म होने वाला है। सो देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Q चार्ज जो है वो हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है। वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P टू Q, और वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P टू Q, यही तो EMF अक्रॉस PQ है। फ्रेंड्स, इन द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने EMF का डेफिनेशन पढ़ाया था, ठीक है? अगर कोई भी आपको मतलब कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वहां पे जाके एक बार EMF का डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। सो P से Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने में जितना वर्क हुआ, P से Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने में जितना वर्क हुआ, वही तो है EMF अक्रॉस P एंड Q। तो यहां पे लिख लो, which is EMF across the conductor, which is EMF across the conductor PQ। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो अगर Q चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाने में अगर वर्क हुआ W, तो यूनिट चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क होगा? W बाय Q, और उसी को ही कहते हैं EMF। ठीक है, समझ में आया? इसको ध्यान से पढ़ना है, कि यहां से यहां तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क हुआ, यही है यहां से यहां तक, यानी कि इस कंडक्टर के अक्रॉस का EMF। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, ये एक्सप्रेशन देख के तो एटलीस्ट याद आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स, EMF। ठीक है, तो ये देखिए, वर्क है QVBL डिवाइडेड बाय Q करेंगे तो QQ कैंसिल। वर्क है QVBL डिवाइडेड बाय Q तो QQ कैंसिल। एम्प्लाइज EMF क्या आया स्टूडेंट्स? VBL। तो ये तो वही एक्सप्रेशन आया जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो हम लोगों ने फिर से इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द कंडक्टर निकाला। ठीक है, फिर से हम लोगों ने इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द मूविंग कंडक्टर निकाला इन ए रीजन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट दिस टाइम बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉरेंज फोर्स। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स?
अभी हम लोग देखेंगे लैंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड क्लास ऑफ दिस चैप्टर हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी ये टॉपिक, लैंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन वहां पे क्वालिटेटिव स्टडी किया था, ठीक है ना, जस्ट डिस्कस किया था, हम लोगों ने कोई वैल्यूज लेके डील नहीं किया था, ठीक है ना। इस बार हम लोग क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे, क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाते रहेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो फिर ध्यान दीजिए, मान लेते स्टूडेंट्स इस PQ रॉड का रेजिस्टेंस है R, इस PQ रॉड का रेजिस्टेंस है R, और बाकी QR RS SP, QR RS SP इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो अगर PQ रॉड का रेजिस्टेंस है R और QR RS SP का रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है तो बेसिकली रेक्टेंगुलर लूप का रेजिस्टेंस कितना हुआ, R ही हुआ, ठीक है। तो इंड्यूस करंट कितना होगा स्टूडेंट्स, इंड्यूस करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इंड्यूस्ड EMF बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, इंप्लाइज BLV बाय R। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दिस इज इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है, और ये किस रीजन पे है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस और तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पढ़ाया इन द चैप्टर नंबर 4 कि अगर एक कंडक्टर से करंट जाता है, अगर एक कंडक्टर से करंट जाता है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे रखा होता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F वेक्टर इक्वल्स टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहां पे आप लिख सकते हो force on the current carrying conductor PQ in external magnetic field B vector, force on the current carrying conductor PQ in external magnetic field B vector। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा देख लेते हैं। इट इज ILB साइन ऑफ कितना डिग्री, तो साइन ऑफ एंगल कौन सा एंगल होगा, एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। स्टूडेंट्स आपको याद होगा L वेक्टर यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट, L वेक्टर का डायरेक्शन यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और इसका लेंथ तो हम लोगों ने L ही लिया हुआ है, तो L के जगह पे मैंने L लिखा, L के जगह पे मैंने L लिखा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नो। सो ध्यान से सुनिए, सो L क्रॉस B क्या होगा, LB साइन थीटा, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। L वेक्टर यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट, L वेक्टर का डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड व्हाट इज L, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसका लेंथ तो L ही है, ठीक है। सो करंट इस और मैग्नेटिक फील्ड इस और, करंट इस और मैग्नेटिक फील्ड इस और, तो एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स 90। थीटा इज द एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। L वेक्टर का डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स कितना होगा ILB बिकॉज साइन 90 इज 1 और डायरेक्शन किस ओर, सो L वेक्टर से B वेक्टर की ओर फिंगर्स घुमाइए। दिस इज L वेक्टर, दिस इज L वेक्टर यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस इज B वेक्टर। सो LB किस ओर है मेरा थंब, इस ओर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहां पे देता हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहां पे आप लिख सकते हो टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। सो ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो स्टूडेंट्स ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है टुवर्ड्स राइट इन रीजन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अभी अगर आपको या मुझे इस रॉड को इस ओर लेके जाना है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मुझे इस रॉड को इस ओर लेके जाना है, इस ओर लेके जाना है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी
इस ओर लेके जाना है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मुझे भी फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये वो फोर्स है जो मैंने लगाया टू मेक द रॉड मूव अलोंग दिस डायरेक्शन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मैंने कितना फोर्स लगाया? ठीक इस फोर्स के बराबर फोर्स लगाया। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ही फोर्स मैंने लगाया। तो यहां पे आप एक लैंग्वेज लिख लीजिए स्टूडेंट्स, टू मेक द रॉड मूव टुवर्ड्स लेफ्ट with constant velocity, to make the rod PQ move towards left with constant velocity, we need to apply force given by F equals to ILB towards left। सेम वैल्यू का फोर्स हम लोगों ने लेफ्ट की ओर अप्लाई किया, जिससे कि ये रॉड इस और मूव करे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स इस आई के जगह पे हम लोग ये बिठा सकते हैं। सो इंप्लाइज एफ इक्वल्स टू, आई की जगह पे बिठाएंगे BLV बाई आर, BLV बाई आर मल्टीप्लाइड बाई LB। ठीक है, सो इंप्लाइज एफ कितना हुआ? B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फोर्स मैंने अप्लाई किया इस ओर, जिससे कि रॉड मूव करे विथ कांस्टेंट वेलोसिटी V। नाउ स्टूडेंट्स मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं धक्का लगा रहा हूं इस रॉड को, तो मैं कैसा वर्क करूंगा? मैकेनिकल वर्क। ठीक है, मैकेनिकल वर्क करूंगा, तो यूनिट टाइम में जितना वर्क होगा उसको कहते हैं पावर या रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क, जिसको आप वर्क डन पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो, यानी कि पावर, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ये क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो इंप्लाइज ये है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, करेंगे क्या होगा? वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगा। सो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, समझना है स्टूडेंट्स? तो इतना मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट टाइम इस रॉड को इस ओर धक्का लगाने में विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इस रॉड को इस ओर मूव करवाने में विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे रेट ऑफ, यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ heat energy, rate of dissipation of heat energy। तो स्टूडेंट्स इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, हेंस इंड्यूस करंट आया, और इसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से करंट जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यूनिट टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, यानी कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। क्या था स्टूडेंट्स फॉर्मूला? I स्क्वायर आर। सो इंप्लाइज I स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर। तो आया एक एक आर कैंसिल, तो सॉरी B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर एक एक आर कैंसिल, आया आर। तो इसको दे देते हैं रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क, इसको M दे देते हैं, M फॉर मैकेनिकल, और रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी H दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो कि जितना मैकेनिकल वर्क हो रहा है पर यूनिट टाइम, इसको पुश करने में, इसको धक्का लगाने में और इसको मूव करवाने में विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जितना मैकेनिकल वर्क हो रहा है पर यूनिट टाइम, उतना ही हीट रिलीज हो रहा है पर यूनिट टाइम। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? इसका मतलब
जो आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, जितना अमाउंट ऑफ आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, वही जितना अमाउंट ऑफ आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो वही वैल्यू ट्रांसफर हो रहा है इसमें, जो रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, बट क्वालिटेटिव स्टडी किया इन द सेकेंड क्लास, जिसमें मैंने बोला था कि जितना मैकेनिकल वर्क होगा वही अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा, और वो रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। लेकिन आज हम लोगों ने क्वांटिटेटिव स्टडी किया, वैल्यू देखा, इक्वल आया। तब सिर्फ बोला गया था कि ऐसा होगा, इक्वल होगा। आज हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया कि इक्वल है। आया समझ में? आया समझ में? तो स्टूडेंट, इसके बाद आप एक लाइन लिख सकते हो, इसके बाद आप एक लाइन लिख सकते हो, Thus the mechanical work done is transferred in the form of heat energy. ठीक है? Thus the mechanical work is transferred to the system which is dissipated as heat energy or thermal energy. समझ में आया स्टूडेंट्स? हम लोगों ने देखा कि कोई भी कंडक्टिंग लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट लूप चेंज होता है तो उसमें आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, हैंस इंड्यूस्ड करंट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर एक लूप में फ्लक्स चेंज ना करवा के हम लोग एक कंडक्टिंग शीट लेते हैं, लेट दिस बी अ कंडक्टिंग शीट, ठीक है? ये कंडक्टिंग शीट है, दिस इज नॉट अ लूप, ये शीट है। अगर हम लोग एक कंडक्टिंग शीट में फ्लक्स चेंज करवाते हैं तो देखा गया इसमें भी इंड्यूस करंट आता है, और वो इंड्यूस करंट कुछ इस तरह होता है देखने में। तो इंड्यूस करंट देखने में कुछ इस तरह होता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? क्योंकि वो देखने में एडी जैसा है, एडी, ये इंड्यूस करंट देखने में कुछ एडी जैसा है या वालपुल जैसा है। व्हाट इज एडी? आपने देखा होगा पानी में ऐसे गोल गोल, ठीक है ना? इसका एक इमेज भी मैं यहां पे डाल दूंगा। क्योंकि ये करंट देखने में कुछ कुछ एडी जैसा है, वालपुल जैसा है, इसलिए इस इंड्यूस करंट को कहा जाता है स्टूडेंट्स एडी करंट। क्या कहा जाता है? एडी करंट। ठीक है? तो अगर आपको डेफिनेशन चाहिए आप लिख सकते हो, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कंडक्टिंग शीट, और कंडक्टिंग ब्लॉक होने से भी होगा, कंडक्टिंग ब्लॉक भी अगर होगा तब भी होगा, दिस इज अ कंडक्टिंग ब्लॉक। ठीक है? इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कंडक्टिंग शीट और कंडक्टिंग ब्लॉक चेंजेस induced EMF, hence induced current appears in the form of eddies called eddy current. आया स्टूडेंट समझ में? एडी करंट आया स्टूडेंट्स? यहां पे आप देख सकते हो कि दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। समझ में आया? और ये एक कॉपर प्लेट है, कॉपर का शीट है जो ऑसिलेट कर रहा है बिटवीन द टू पोल्स,
just like a simple pendulum, just like a simple pendulum. Please concentrate. स्टूडेंट्स, जब ये फील्ड के बीच में आ रहा है, प्लीज ध्यान से सुनना है, ये वो सिचुएशन है जब वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये है शीट, मान लीजिए ये है कॉपर प्लेट या कॉपर शीट, और ये है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो जैसे ये घुसेगा, अब इसमें से फ्लक्स जाएगा, समझ में आ रहा है ना? ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है प्लेट। तो जैसे ही प्लेट पोल्स के बीच में आ रहा है, अब इसमें से फ्लक्स पास होगा, यानी कि फ्लक्स बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये वो सिचुएशन है जब वो पोल्स के बीच में जा रहा है, जब पोल्स के बीच में आ रहा है। तो पोल्स के बीच में आ रहा है मतलब क्या? उसमें से भी फ्लक्स घुसेगा, उसमें से भी मैग्नेटिक फ्लक्स घुसेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है ना? यहां पे देखिए, लास्ट टाइम ये शीट और ये है फील्ड बिटवीन टू पोल्स। शीट जैसे अंदर आ रहा है, जैसे अंदर आ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? शीट जैसे अंदर आ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसमें से फ्लक्स बढ़ेगा व्हाइल एंटरिंग इनटू द फील्ड, व्हाइल एंटरिंग इनटू द रीजन बिटवीन द पोल्स। तो फ्लक्स अगर बढ़ा, यानी कि फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसमें आ जाएगा इंड्यूस करंट। कैसा इंड्यूस करंट? एडी करंट, बिकॉज इट इज ए कॉपर प्लेट। ये कॉपर का कोई लूप नहीं है, ये कॉपर का प्लेट है। समझ में आया? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लेंज लॉ। तो स्टूडेंट्स, नॉर्थ से साउथ इस और मैग्नेटिक फील्ड, ये जब अंदर आ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, इस और बढ़ रहा है, तो कमाना है। तो कमाना है मतलब क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा। इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा। नॉर्थ से साउथ इस और है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये जब अंदर आ रहा है, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ये रीजन में घुस रहा है, तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, तो इंड्यूस करंट वैसे फ्लो करेगा कि फ्लक्स को कमाए, यानी कि इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होना पड़ेगा, तभी जाके कमेगा। तो इस और होना पड़ेगा, एक्सटर्नल इस और है नॉर्थ से साउथ, तो ऑपोजिट होना पड़ेगा, मतलब क्या? इस और होना पड़ेगा। इसका मतलब करंट किस ओर घूमेगा? इस ओर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो करंट जो है ऐसे घूमेगा। समझ में आया? आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, ये जब अंदर आ चुका है, उसके बाद बाहर निकल रहा होगा। जब बाहर निकल रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से निकल रहा है, तो इसमें इसके अंदर से फ्लक्स भी कमता रहा है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से निकल रहा है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो रहा है। ठीक है ना? सो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी ये निकल रहा है, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रहा है, यानी कि फ्लक्स कम हो रहा है। और फ्लक्स अगर कम हो रहा है, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा इंड्यूस करंट। और फ्लक्स कम हो रहा है तो बढ़ाने का कोशिश करेगा। और बढ़ेगा कब? जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। सो नॉर्थ से साउथ यह है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है और उसको बढ़ाना है, तो इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में कब होगा? जब करंट ऐसे घूमेगा। तो आप देख सकते हो, घुसते वक्त करंट ऐसे घूम रहा है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड इस ओर हो, इस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट हो, क्योंकि फ्लक्स को कमाना है, फ्लक्स बढ़ रहा था, फ्लक्स को कमाना है। और निकलते वक्त करंट ऐसे घूम रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस ओर था और फ्लक्स कम हो रहा है, निकलते वक्त फ्लक्स कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट ऐसे घूम रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हो, घुसते वक्त और निकलते वक्त एडी करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। आया समझ में? और एक बात जो आपको यहां से मतलब पता होना चाहिए, वो है ये है कि स्टूडेंट, अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, अगर यहां पे पोल्स के बीच में ऑसिलेट नहीं करता,
तो जितना टाइम लगता ऑसिलेशन बंद होने में, पोल्स के बीच में ऑसिलेट करने से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करने से, उसके कम टाइम में, उसके काफी कम टाइम में ऑसिलेशन बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है? पोल्स अगर नहीं होता, पोल्स के बीच में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पे अगर ऑसिलेट नहीं करता, तो जिस टाइम में ऑसिलेशन बंद होता, जितना जल्दी डैम्पिंग हो जाता, पोल्स के बीच में ऑसिलेट करने से काफी कम टाइम में, काफी जल्दी डैम्पिंग हो जाता है। रीजन इज, अगर पोल के बीच में ऑसिलेट करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अगर पोल्स के बीच में ऑसिलेट करता है तो व्हाइल ऑसिलेशन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो इंड्यूस करंट आता है। और इंड्यूस करंट वैसे आएगा जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को वो अपोज करे, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को वो अपोज करे, किसी भी प्रकार का चेंज को वो अपोज करे। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ऑसिलेशन। तो उसको एक अपोजिंग फोर्स मिलता है, जिसके वजह से ये जल्दी जल्दी रुक जाता है। अंदर घुसते वक्त एक अपोजिंग फोर्स मिलता है, बाहर निकलते वक्त एक अपोजिंग फोर्स मिलता है, जिसके वजह से ये जल्दी जल्दी डैम्प हो जाता है और रुक जाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, एडी करंट का एक ड्रॉबैक देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, एडी करंट जब एक कंडक्टर में आता है तो ऑब्वियसली कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का ऑब्वियसली रेजिस्टेंस होगा। और जब एडी करंट आएगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा, थर्मल एनर्जी रिलीज होगा, विच इज अनडिजायरेबल, क्योंकि इससे एनर्जी लॉस हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ एडी करंट। क्लियर स्टूडेंट्स?